भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा, एक ऐसी रेखा जो सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि दो विचारधाराओं को बांटती है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित पठानकोट एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर है। ये भारतीय वायुसेना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है। 2 जनवरी 2016 ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रयासों को तोड़ने की एक सुनियोजित साजिश थी। ये है पठानकोट हमले की पूरी सच्ची कहानी। 25 दिसंबर 2015 क्रिसमस का दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान की यात्रा की घोषणा की। ये 12 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। पीएम मोदी ने लाहौर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। दुनिया भर में इसे भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा था। मीडिया में इस यात्रा को व्यापक कवरेज मिल रही थी। दोनों देशों के लोगों में शांति की उम्मीद जगी थी, लेकिन कुछ ताकतें इस शांति को स्वीकार नहीं कर सकती थी। पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन, खासकर जैश-ए-मोहम्मद, भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की दोस्ती के खिलाफ थे। जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जिसे 1999 में IC-814 विमान अपहरण के बाद छोड़ा गया था, भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा था। और इस बार उसने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते शांति प्रयासों को तोड़ने के लिए एक बड़ी साजिश रची। 31 दिसंबर 2015 की रात, नए साल की पूर्व संध्या, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सलविंदर सिंह अपने परिवार के साथ गुरदासपुर के नेहा गांव से पठानकोट के लिए निकले थे। उनकी गाड़ी में उनकी माता, पत्नी और एक दोस्त ज्वेलर राजेश वर्मा भी थे। रात करीब 11 बजे जब वे मदिया गांव के पास से गुजर रहे थे, उन्हें रास्ते में कुछ लोग दिखाई दिए। ये लोग पुलिस की वर्दी पहने हुए थे और उन्होंने एसपी की गाड़ी को रोका। शुरुआत में एसपी सलविंदर सिंह को लगा कि ये पंजाब पुलिस के जवान हैं जो नाकाबंदी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, उन लोगों ने एसपी और उनके परिवार को गाड़ी से बाहर निकाला। ये आतंकवादी थे। 6 आतंकवादियों ने एसपी सलविंदर सिंह, उनकी 65 वर्षीय माता, पत्नी निशा और दोस्त राजेश वर्मा को बंधक बना लिया। आतंकवादियों ने उनकी सफेद रंग की ग्योना एसयूवी, 3 मोबाइल फोन और जीपीएस डिवाइस छीन लिया। आतंकवादी उर्दू और पंजाबी में बात कर रहे थे। उन्होंने एसपी सलविंदर सिंह से पठानकोट एयरबेस जाने का रास्ता पूछा। एसपी सलविंदर सिंह समझ गए कि ये खतरनाक लोग हैं और इनका इरादा एयरबेस पर हमला करना है। अगले कई घंटों तक आतंकवादियों ने उन्हें अलग अलग जगहों पर घुमाया। वे लगातार अपने साथियों से फोन पर संपर्क कर रहे थे और पठानकोट एयरबेस तक पहुंचने के रास्ते के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। रात करीब 4:30 बजे आतंकवादियों ने एसपी सलविंदर सिंह और उनके परिवार को एक पुल के पास छोड़ दिया, लेकिन उनकी गाड़ी, फोन और सभी सामान उनके पास रह गए। आतंकवादी उस गाड़ी में बैठकर पठानकोट की ओर चले गए। एसपी सलविंदर सिंह तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना देने के लिए दौड़े। वे जानते थे कि हर मिनट कीमती है। 1 जनवरी 2016 सुबह करीब 5 बजे एसपी सलविंदर सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। तुरंत अलर्ट जारी किया गया। पंजाब पुलिस, एनएसजी और वायुसेना के अधिकारियों को सूचित किया गया। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या आतंकवादी पहले ही एयरबेस के अंदर घुस चुके थे या वे अभी भी रास्ते में थे? एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा बलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। पठानकोट एयरबेस बहुत विशाल है। इसकी परिधि लगभग 24 किलोमीटर है और ये 2000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। एयरबेस के चारों ओर घनी वनस्पति और लंबी लंबी घास थी। कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी। आतंकवादियों के लिए ये सुनहरा मौका था। 1 और 2 जनवरी की आधी रात के बीच, जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, 6 आतंकवादी पठानकोट एयरबेस की परिधि के पास पहुंच चुके थे। वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। आतंकवादियों के पास AK-47 राइफलें, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद था। प्रत्येक आतंकवादी के पास लगभग 200 राउंड गोलियां और 10-12 मैगजीन थी। उनके पास ड्राई फ्रूट्स और ऊर्जा देने वाली दवाइयां भी थीं, जो लंबे समय तक लड़ने के लिए जरूरी थी। उन्होंने अपने शरीर पर IED भी बांध रखे थे। ये साफ था कि वे जिंदा वापस जाने का इरादा नहीं रखते थे। ये एक सुसाइड मिशन था।
आतंकवादियों का मुख्य उद्देश्य एयरबेस पर रखे MiG-21 और Mi-35 हेलीकॉप्टर जैसे महंगे लड़ाकू विमानों को नष्ट करना था। इससे न सिर्फ भारत को आर्थिक नुकसान होता, बल्कि सैन्य क्षमता पर भी गहरा असर पड़ता। रात करीब 3 बजे आतंकवादी एयरबेस की पश्चिमी परिधि दीवार को पार करने में सफल हो गए। वे धीरे धीरे घास और झाड़ियों में छिपते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगे। 2 जनवरी 2016 सुबह लगभग 3:30 बजे DAC डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के गरुड़ कमांडो कॉर्पोरल गजतेज सिंह सोढ़ी अपनी ड्यूटी पर थे। वे एयरबेस की परिधि पर गश्त कर रहे थे। गजतेज सिंह सोढ़ी पंजाब के तरन तारण जिले के रहने वाले थे। मात्र 29 साल के इस बहादुर जवान को शायद नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उन्हें अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना होगा। अचानक गजतेज सिंह ने घास में कुछ हलचल देखी। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और चैलेंज किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। गजतेज सिंह सोढ़ी अकेले थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से जवाबी फायरिंग की, लेकिन 6 आतंकवादियों के खिलाफ अकेले लड़ना असंभव था। गोलियां लगने से गजतेज सिंह घायल हो गए, लेकिन फिर भी वे लड़ते रहे। कुछ ही मिनटों की मुठभेड़ के बाद कॉर्पोरल गजतेज सिंह सोढ़ी शहीद हो गए, लेकिन उनकी गोलीबारी ने पूरे एयरबेस को अलर्ट कर दिया। उनके बलिदान ने सैकड़ों जानें बचाईं। गजतेज सिंह सोढ़ी पठानकोट हमले में शहीद होने वाले पहले जवान थे। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी गोलीबारी सुनकर पूरे एयरबेस में अलर्ट हो गया और सुरक्षा बल तैयार हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनते ही पूरे एयरबेस में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। NSG कमांडो, वायुसेना के गरुड़ कमांडो और DAC के जवान तुरंत मोर्चा संभालने के लिए तैनात किए गए। आतंकवादी DAC की बिल्डिंग की ओर बढ़े। ये बिल्डिंग एयरबेस की परिधि के पास स्थित थी। आतंकवादियों ने इस बिल्डिंग को अपना अड्डा बनाने की कोशिश की। सुबह 6 बजे तक DAC बिल्डिंग के आसपास भारी गोलीबारी हो रही थी। आतंकवादी बहुत ही प्रशिक्षित थे और उन्हें पता था कि कैसे लंबे समय तक लड़ना है। वे ग्रेनेड फेंक रहे थे और बिल्डिंग से कवर लेकर फायरिंग कर रहे थे। भारतीय सुरक्षा बलों ने बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन समस्या ये थी कि बिल्डिंग के अंदर या पास कितने आतंकवादी हैं, ये स्पष्ट नहीं था। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि आतंकवादियों को विमानों तक पहुंचने से कैसे रोका जाए। पूरे दिन भर DAC बिल्डिंग के आसपास मुठभेड़ जारी रही। आतंकवादी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते, फायरिंग करते और फिर छिप जाते। ये कैट एंड माउस गेम था। रात होते होते 2 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन बाकी 4 अभी भी जिंदा थे और लड़ रहे थे। सुरक्षा बलों को पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं है। 3 जनवरी 2016 मुठभेड़ के दूसरे दिन NSG की स्पेशल एक्शन ग्रुप की टीम पठानकोट पहुंची। इन कमांडो को भारत के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में भेजा जाता है। इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी हर जगह सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा। NSG टीम में एक विशेष नाम था, लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार। 32 साल के निरंजन कुमार NSG के बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट थे। वे IED और विस्फोटकों को निष्क्रिय करने में माहिर थे। केरल के पलक्कड़ जिले के रहने वाले निरंजन कुमार की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। 4 जनवरी को जब 2 आतंकवादी मार गिराए गए, तब उनके शरीर पर IED होने की आशंका थी। किसी भी समय विस्फोट हो सकता था। ऐसी स्थिति में बॉम्ब को डिफ्यूज करना बेहद खतरनाक काम था। निरंजन कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई। वे जानते थे कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी वे बिना डरे आगे बढ़े। उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन निरंजन ने कहा, ये मेरा काम है। निरंजन कुमार बॉम्ब डिस्पोजल सूट पहनकर आतंकवादी के शरीर के पास पहुंचे। वे बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। उन्होंने IED की तारें काटनी शुरू की, लेकिन अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। निरंजन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके साथी तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार की शहादत ने पूरे देश को हिला दिया। उनकी बहादुरी ने कई अन्य जवानों की जानें बचाईं। अगर वो IED फटता तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। निरंजन कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और माता-पिता ने बड़ी हिम्मत से इस नुकसान को सहा। निरंजन कुमार का नाम हमेशा के लिए भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। निरंजन कुमार के अलावा इस हमले में और भी बहादुर जवान शहीद हुए। 5 जनवरी तक 4 आतंकवादी मार गिराए जा चुके थे, लेकिन 2 आतंकवादी अभी भी जिंदा थे और एयरबेस के एक हिस्से में छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया था। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी। थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि आतंकवादियों की सटीक लोकेशन पता चल सके।
लेकिन आतंकवादी बहुत चालाक थे। वे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे, कभी घास में छिप जाते, कभी बिल्डिंग के अंदर। वे जानते थे कि उनका एकमात्र मकसद है ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रहना। रात में भी ऑपरेशन जारी रहा। एयरबेस को पूरी तरह से रोशनी से जगमगा दिया गया था, कोई भी हलचल हो तो तुरंत पकड़ में आ सके। 6 जनवरी 2016 सुबह एनएसजी कमांडो और गरुड़ फोर्स ने अंतिम हमला करने का फैसला किया। उन्हें पता चल गया था कि आखिरी 2 आतंकवादी कहां छिपे हैं। सुबह 9 बजे के करीब अंतिम मुठभेड़ शुरू हुई। भारी गोलीबारी हुई। आतंकवादियों ने आखिरी दम तक लड़ाई की। उन्होंने ग्रेनेड फेंके, रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल बहुत ही सतर्क और अनुभवी थे। लगभग 2 घंटे की गोलीबारी के बाद आखिरी 2 आतंकवादी भी मार गिराए गए। कुल मिलाकर 6 आतंकवादियों को खत्म करने में लगभग 80 घंटे यानी 3.5 दिन लग गए। 6 जनवरी की दोपहर को ऑपरेशन आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया गया। पठानकोट एयरबेस को सुरक्षित कर लिया गया था। जब ऑपरेशन खत्म हुआ और नुकसान का आकलन किया गया, तब असली तस्वीर सामने आई। 7 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। 22 से अधिक जवान घायल हुए थे, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल थे। डीएससी की बिल्डिंग और आसपास की संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में गोलियों के निशान थे, कुछ हिस्से ग्रेनेड से क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि आतंकवादी अपने मुख्य उद्देश्य में विफल रहे। वे विमानों तक नहीं पहुंच पाए। एक भी MiG-21 या Mi-35 हेलीकॉप्टर को नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आतंकवादी विमानों तक पहुंच जाते तो भारत को अरबों रुपए का नुकसान होता, हमारी सैन्य क्षमता पर गहरा असर पड़ता। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की बहादुरी और सतर्कता ने ये होने नहीं दिया। आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। 6 AK-47 राइफलें, 40 से अधिक मैगजीन, हजारों राउंड गोलियां, दर्जनों हैंड ग्रेनेड, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, आईईडी और विस्फोटक सामग्री, जीपीएस डिवाइस और संचार उपकरण, पाकिस्तानी मूल के ड्राई फ्रूट्स और खाने का सामान। इससे साफ था कि ये हमला बहुत ही सुनियोजित और प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। आतंकवादियों को पूरी ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें पता था कि लंबे समय तक कैसे लड़ना है। हमले के बाद तुरंत जांच शुरू की गई। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केस सौंपा गया। आतंकवादियों की पहचान, उनका मार्ग और उनके संपर्क सब कुछ जानना जरूरी था। जांच में कुछ महत्वपूर्ण खुलासे हुए। पहला, सभी 6 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। उनमें से कुछ की पहचान हो पाई। उनके फिंगरप्रिंट्स पाकिस्तान के बहावलपुर और मुल्तान क्षेत्र से मैच किए गए। दूसरा, आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े थे। ये वही संगठन है जिसका मुखिया मसूद अजहर है। तीसरा, आतंकवादियों ने पाकिस्तान के बहावलपुर से अपनी यात्रा शुरू की थी। वे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास शकरगढ़ सेक्टर से भारत में घुसे थे। चौथा, आतंकवादी 28-29 दिसंबर को भारत में घुसे थे और उसके बाद वे लगभग 3 दिन तक गुरदासपुर और पठानकोट के आसपास छिपे रहे। उन्होंने इस दौरान एयरबेस की रेकी की और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। पांचवा, SP सलविंद्र सिंह से छीनी गई गाड़ी में पाकिस्तानी सिम कार्ड, GPS डिवाइस और कुछ दस्तावेज मिले जो सीधे पाकिस्तान से लिंक को साबित करते थे। छठा, आतंकवादियों के फोन से पाकिस्तान में कुछ नंबरों पर कॉल्स की गई थी। ये नंबर जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स के थे जो उन्हें गाइड कर रहे थे। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सारे सबूत दिए। विदेश सचिव S जयशंकर, अब विदेश मंत्री, ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाकर विरोध दर्ज कराया। शुरुआत में पाकिस्तान ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया, लेकिन जब भारत ने ठोस सबूत पेश किए तब पाकिस्तान ने जांच के नाम पर समय खींचने की कोशिश की। भारत के दबाव में पाकिस्तान ने एक जांच टीम गठित की। जनवरी 2016 में पाकिस्तान की एक जांच टीम भारत आई, लेकिन ये दौरा सिर्फ दिखावे के लिए था। मार्च 2016 में भारतीय जांच टीम को पाकिस्तान भेजा गया। उन्हें बहावलपुर और उन जगहों पर जाने की अनुमति दी गई जहां से आतंकवादी आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मसूद अजहर को कुछ दिनों के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन जल्द ही उसे रिहा कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, लेकिन पठानकोट हमले के लिए आज तक किसी को सजा नहीं मिली है। पठानकोट हमले के बाद कई सवाल उठे। मीडिया, विपक्षी दल और सुरक्षा विशेषज्ञों ने कई मुद्दे उठाए।
पहला सवाल, एसपी सलवेंद्र सिंह ने 1 जनवरी की सुबह ही अलर्ट कर दिया था, फिर भी आतंकवादी एयरबेस में कैसे घुस गए? क्या सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की? इसके जवाब में सरकार ने कहा कि एयरबेस बहुत विशाल है, 24 किलोमीटर की परिधि। आतंकवादी रात के अंधेरे में घुसे और घनी वनस्पति में छिप गए। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। दूसरा सवाल, एयरबेस की सुरक्षा में इतनी बड़ी कमी क्यों थी? परिधि की दीवार इतनी कमजोर क्यों थी? ये एक वैध सवाल था। पठानकोट जैसे महत्वपूर्ण एयरबेस की सुरक्षा में कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बाद में सरकार ने स्वीकार किया कि सुरक्षा में खामियां थीं और उन्हें दूर करने के उपाय किए गए। तीसरा सवाल, आतंकवादियों को मारने में 3.5 दिन क्यों लगे? क्या और तेजी से ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता था? सुरक्षा विशेषज्ञों ने समझाया कि आतंकवादी बहुत ही प्रशिक्षित थे, उनके पास भारी हथियार थे और वे आईईडी से लैस थे। जल्दबाजी में कार्रवाई करने से और ज्यादा जानों का नुकसान हो सकता था, इसलिए सुरक्षा बलों ने सावधानी से काम किया। चौथा सवाल, एसपी सलवेंद्र सिंह के बयान पर विवाद क्यों हुआ? कुछ लोगों ने उन पर संदेह क्यों किया? कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आतंकवादियों ने एसपी को और उनके परिवार को क्यों छोड़ दिया, लेकिन जांच में एसपी का बयान सही पाया गया। उन्होंने बहुत साहस दिखाया और तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। उनकी वजह से ही सुरक्षा बल अलर्ट हो पाए। पठानकोट हमले के बाद भारत सरकार ने अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा में व्यापक सुधार किए। पहला, सभी एयरबेस की परिधि की दीवारों को मजबूत बनाया गया, ऊंचाई बढ़ाई गई और कांटेदार तारों की व्यवस्था की गई। दूसरा, आधुनिक निगरानी प्रणाली लगाई गई। सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की गई। तीसरा, क्विक रिएक्शन टीम की संख्या बढ़ाई गई। अब हर एयरबेस पर एनएसजी या गरुड़ कमांडो की टीमें तैनात हैं, जो किसी भी आपातकाल में तुरंत कार्रवाई कर सकती है। चौथा, खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया। पाकिस्तान की सीमा के पास रहने वाले लोगों के बीच सूचना नेटवर्क बनाया गया। पांचवा, सभी सुरक्षा कर्मियों को नियमित रूप से एंटी टेरर ट्रेनिंग दी जाने लगी। मॉक ड्रिल और सिमुलेशन एक्सरसाइजेज नियमित रूप से कराए जाने लगे। छठा, डीएससी के जवानों को बेहतर हथियार और उपकरण दिए गए। पहले उनके पास पुरानी 303 राइफलें थीं, अब उन्हें आधुनिक AK-47 और इंसास राइफलें दी गई हैं। पठानकोट हमले का राजनीतिक असर बहुत गहरा था। पीएम मोदी की पाकिस्तान यात्रा के सिर्फ 1 सप्ताह बाद ये हमला हुआ। इससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में सरकार और आर्मी ISI के बीच गहरा अंतर है। भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह से ठप हो गई। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो जनवरी में होनी थी, वे कैंसिल हो गई। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने हमले की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह नॉन स्टेट एक्टर्स का बहाना बनाया। उसने कहा कि यह आतंकवादी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सबूत साफ थी कि पाकिस्तान की ISI इन आतंकी संगठनों को समर्थन देती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक कहा। भारत ने जोर देकर कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को शरण देता रहेगा, तब तक शांति संभव नहीं है। पठानकोट हमले में शहीद हुए सभी 7 जवानों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। कॉर्पोरल गजतेज सिंह सोढ़ी को भी मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी ने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी थी। बाकी 5 शहीदों हवलदार जगदीश चंद, सूबेदार फतेह सिंह, नायक सुरेंद्र कुमार, कॉर्पोरल छत्रपाल सिंह और लांस नायक सुखविंदर सिंह को सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया गया। इन शहीदों के परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और उनके बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई। लेकिन कोई भी पैसा या सम्मान एक पिता, पति या बेटे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। निरंजन कुमार की पत्नी ने कहा, मेरे पति ने अपने कर्तव्य का पालन किया, मुझे उन पर गर्व है, लेकिन दर्द कभी कम नहीं होगा। पठानकोट हमला हमें कई महत्वपूर्ण सबक देता है। पहला सबक, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। एक पल की लापरवाही बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। दूसरा सबक, हमारे सुरक्षा बल दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। जब हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, तब वे सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तीसरा सबक, पाकिस्तान के साथ शांति तब तक संभव नहीं जब तक वो अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को शरण देता रहेगा। डायलॉग और डिप्लोमेसी जरूरी है, लेकिन ताकत के बिना शांति नहीं मिल सकती।
चौथा सबक, हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत करते रहना होगा। आधुनिक तकनीक, बेहतर ट्रेनिंग और त्वरित प्रतिक्रिया, ये सब जरूरी हैं। पांचवा सबक, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमें एकजुट रहना होगा। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हमें अपने सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना होगा। पठानकोट हमला भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है, लेकिन ये हमारे सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और बलिदान की कहानी भी है। गजतेज सिंह सोढ़ी ने अकेले 6 आतंकवादियों का सामना किया। निरंजन कुमार ने जानते हुए कि बम फट सकता है, फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं की, और बाकी 5 शहीदों ने भी अपनी जान देश पर न्यौछावर कर दी। आज पठानकोट एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित और आधुनिक है। वहां से हमारे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये उन 7 शहीदों के बलिदान का परिणाम है। पठानकोट एयरबेस पर एक शहीद स्मारक बनाया गया है, जहां इन 7 वीरों के नाम अंकित है। हर साल 2 जनवरी को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी हमले की नहीं, ये कहानी है भारतीय सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और देशभक्ति की। ये कहानी है उन माताओं की जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए खो दिया। ये कहानी है उन पत्नियों की जो विधवा हो गई, और ये कहानी है उन बच्चों की जो अपने पिता से हमेशा के लिए दूर हो गए। लेकिन सबसे बढ़कर ये कहानी है एक राष्ट्र की जो अपने सैनिकों पर गर्व करता है, जो आतंकवाद के सामने नहीं झुकता और जो हर हाल में अपनी एकता और संप्रभुता की रक्षा करता है। पठानकोट हमले के बाद भी आतंकवाद का खतरा खत्म नहीं हुआ। 2016 में उरी हमला हुआ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। लेकिन हर बार भारत ने मजबूती से जवाब दिया। उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई। भारत ने साफ संदेश दिया, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भारतीय सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और तैयार है। आधुनिक हथियार, बेहतर खुफिया तंत्र और उच्च स्तर की ट्रेनिंग, ये सब हमारे सुरक्षा बलों को दुनिया में सबसे बेहतरीन बनाते हैं। पठानकोट हमले ने हमें सिखाया कि सतर्कता ही सुरक्षा की पहली शर्त है। आज हर एयरबेस, हर सैन्य ठिकाने और हर सीमा चौकी पर उच्चतम सुरक्षा व्यवस्था है। पठानकोट हमला हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता और सुरक्षा कभी मुफ्त नहीं मिलती। हर दिन हजारों सैनिक अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में सीमाओं पर खड़े रहते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। जब हम अपने घरों में त्योहार मनाते हैं तो वे सीमा पर ड्यूटी कर रहे होते हैं। जब हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो वे अपने परिवार से महीनों दूर रहते हैं। जब हम आराम से सोते हैं तो वे सतर्क खड़े रहते हैं। हर भारतीय का फर्ज है कि वे अपने सुरक्षा बलों का सम्मान करें, उनकी कठिनाइयों को समझें और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में जागरूक रहें। पठानकोट हमला इतिहास का एक पन्ना है, लेकिन इसके सबक हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। सतर्कता, तैयारी, साहस और बलिदान, ये वे मूल्य हैं जो हमारी सुरक्षा की नींव है। आज जब हम अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, तो एक पल रुककर उन सैनिकों को याद करें जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। एक जिम्मेदार नागरिक बने, देश की एकता को मजबूत रखें और हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। पठानकोट के 7 शहीदों को शत शत नमन। उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। उनका बलिदान अमर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।